झालावाड़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज झालावाड़ जिले के डाक क्षेत्र के दुधालिया दौरे पर रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे, लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह, जिले के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय विकास गतिविधियों और जनहित कार्यक्रमों को गति देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य समग्र विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के उत्थान को सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपस्थित जनता को विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इनसे क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कार्यकर्ता और जनता ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत भी किया। इस दौरान सीएम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ में विकास कार्यों की समीक्षा की, जिससे क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर सुविधा लाने का प्रयास तेज हो। जनता से संवाद और योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने साफ फोकस बनाए रखा। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने। अपनी विरासत के साथ महिला केंद्रीकृत विकास की भी नई गाथा लिख रहा है। हमें पता है आज राजीविका के क्षेत्र में हमारी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माता बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आपके उत्थान के लिए, आपकी सुरक्षा और आपके कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया है। लगातार हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार के गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आप देखेंगे गरीब, युवा, महिला, किसान को लेकर के हम साथ चलते हैं, क्योंकि हमारी महिला अगर आगे बढ़ेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा जिला आगे बढ़ेगा। अगर हम युवा को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा गरीब, अगर हमारा किसान के जीवन में समृद्धि आएगी, उसकी आंखों में चमक आएगी, तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी तरह हमारा गरीब भाई, जिसको अगर काम मिलेगा, अगर उसके काम उसको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा गरीब भी आगे बढ़ेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये नारी शक्ति का सम्मान का उत्सव ही है। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरण करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। और आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति के अंदर हमारी महिलाओं का क्या स्थान है। आपको पता है, सबसे पहले हम मंच पर कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हमने मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। अगर हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है तो मां सरस्वती के पास हमने जाना पड़ेगा। अगर हमें लक्ष्मी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आज मुझे हमारी माता बहनों में ये तीनों स्वरूपा दिखती हैं। मैं ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। डग वो क्षेत्र है भाई साहब, जहां हम लोगों ने पिछले 30-35 साल में काफी काम किया है। यहां पानी नहीं हुआ करता था, ये बल्डियां सब सूखी थी। आज गागरीन पेयजल परियोजना चल रही है, जो आप भी उसको आगे बढ़ा रहे हो। राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भीमनी मध्यम सिंचाई परियोजना, रेवा मध्यम सिंचाई योजना और पीने के पानी का, और पिपलाज मध्यम सिंचाई योजना, और छोटी वाली घाट की जो लघु सिंचाई योजना आपके किशन नगर की, हरनावदा की, लोहारिया की, चौमेला के अंदर कॉलेज, डग में मॉडल स्कूल, सुकेत के डग में 103 किलोमीटर के रास्ते। और आप देखोगे कि रास्ते ऐसे रास्ते हैं जिसके ऊपर आप सरासर चल सकते हो। और ये कांग्रेस की सरकार, उससे 7 साल बीत गए, परंतु वो आज तक बिगड़े नहीं हैं और ये लोग सब उसके ऊपर चलते हैं। डग में दुधालिया की सड़क, सुसनेर से सुहासरा वाला जो अभी हम लोग चल के आए हैं 40 किलोमीटर की सड़क, वो बन चुकी है। मैं आपको सबको याद इतना ही दिलाना चाहती हूं कि सर हमारे 2-3 और थे सड़कें, और मैं इन लोगों को सबको याद दिला लूं कि राजगढ़ के ऊपर से
वो बांध है, बड़ा तालाब है, उस तालाब के ऊपर इन सब ने हमको कहा कि बांध बना दीजिए, क्योंकि आज भी इनको सबको नदी द्वारा चलना पड़ता है और अपने मोटरसाइकिल, अपने जानवर सब कुछ रख के इधर से उधर पार करने का काम उससे करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश है और इसके बीच में हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान के क्षेत्र को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का काम राजस्थान की पूर्व सीएम साहब ने किया है और आज मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और हमारे केंद्र मंत्री, हमारे सड़क परिवहन के श्री नितिन जी गडकरी जी ने जो हमारा स्पर का रोड है, जो हमारे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर है, हमारे क्षेत्र से गुजर रहा है, वो हमारे क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार इसमें अपना पूरा योगदान देते हुए हमारे जो 7 किलोमीटर का रोड है, इससे हमारे लोगों का आर्थिक सुधार होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारा क्षेत्र इंदौर से भी जुड़ा हुआ है। इंदौर जो कॉरिडोर है, जो जयपुर जा रहा है, वो लॉजिस्टिक के क्षेत्र से भी हमारे क्षेत्र को आगे और बढ़ाने का काम। और चलिए अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसओजी प्रमुख विशाल बंसल के निर्देश पर एक्शन हुआ। जयपुर में पेपर पढ़ाने वाले लेखाकार अमन जोरवाल गिरफ्तार किए गए। वन रक्षक सौरभ कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया गया। 2 अभ्यर्थियों को द्वितीय पारी का सॉल्व्ड पेपर पढ़ाया गया। अमन जोरवाल के किराए के मकान पर पढ़ाया गया था पेपर पढ़ाने के बदले तकरीबन 9.5 लाख रुपए वसूले गए। एसओजी द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। तो वन रक्षक सौरभ कुमार मीणा धर दबोचा गया। 2 अभ्यर्थियों को द्वितीय पारी का सॉल्व्ड पेपर पढ़ाया गया। तो लगातार आपको बता रहे हैं, राज्य में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑनशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने की। इस दौरान पुलिस, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल सहित विभिन्न ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीजीपी ने ऑयल कंपनियों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की रियल टाइम रिपोर्टिंग पर जोर दिया। उन्होंने ऑयल चोरी में शामिल अपराधियों का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने और पाइपलाइन से जुड़े सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के निर्देश दिए। तो वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल ने सूचनाओं के संधारण के लिए डिजिटल पोर्टल और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। और आप टोंक से बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। डीएसपी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छात्रा का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल का आरोप, आरोपी फिरोज, रिजवान और शाहिल धर दबोचे गए। कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है और आरोपी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये आरोपी धर दबोचे जाते हैं। ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्रवाई। छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप इन लोगों पर लगा है। ये तीनों आरोपी अब पुलिस के खाकी के चंगुल में है। तो बड़ा ही शर्मनाक ये मामला, छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप इन पर लगे हैं और इसी के चलते इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा किया। भले ही अभी इनकी नजरें नीची हो, लेकिन काम बहुत बड़े शर्मिंदगी से भरे हुए। और ऐसे में एक महिला, एक छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसे में अब पुलिस ने कार्रवाई की और इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा किया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये तीनों आरोपी खाकी के चंगुल में बताए जा रहे हैं। टोंक में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तो लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी जिस तरह से ये आरोपी, और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, पहले तो पूरा ये मामला समझना चाहेंगे, जो ये आरोपी धर दबोचे गए, इन पर क्या कुछ आरोप लगे हैं और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल पूरा मामला जो सामने आया है, इसमें पूरा मामला ये है कि एक नाबालिग छात्रा थी और इस नाबालिग छात्रा को ये जो युवक हैं 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन तीनों आरोपियों ने पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसका वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी देकर इसके साथ ये लगातार दुष्कर्म करते रहे। जब कोतवाली पुलिस थाने में परिवादिया ने जब शिकायत दी तो डीएसपी जो जिला स्पेशल टीम है ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की और इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरा मामला पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। परिवादी की जो पहचान है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। साथ ही जो आरोपी हैं, इन आरोपियों में 3 आरोपी हैं, जिसमें शाहिल है, रिजवान है और फिरोज है। इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंभीर आरोप फिरोज पर है, जिस पर नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप है। फिलहाल जो सीओसी की टॉक है मृत्युंजय मिश्रा, वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और आज ठीक है पुरुषोत्तम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। राजधानी जयपुर में ज्योतिष का दिव्य दरबार सजा है, जहां पर देश भर से संत और ज्योतिष और चिकित्सा विशेषज्ञ इकट्ठे हुए। सिरसी रोड स्थित वैशाली नगर में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जन्म कुंडली, हस्तरेखा, नक्षत्र और प्रश्न कुंडली के आधार पर पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों पर गहन मंथन किया गया। अयोध्या से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य ने कहा कि ज्योतिष और चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होते, सही मार्गदर्शन से जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। आयोजकों ने बताया कि मंत्र थेरेपी के माध्यम से नशा मुक्ति, मानसिक शांति और समाज में आरोग्य स्थापित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम के जरिए ज्योतिष और चिकित्सा पद्धति पर यहाँ पर चर्चा की गई। देश भर से संत और ज्योतिष विशेषज्ञ यहाँ पर जुटते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वैशाली नगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्म कुंडली और तमाम नक्षत्रों पर मंथन यहाँ पर किया जाता है। जयपुर में ज्योतिष का दिव्य दरबार सजा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ज्योतिषी इस दरबार में जुटते हैं, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान होता है, ग्रहों का ज्ञान होता है, जिन्होंने इसमें अच्छी पांडित्यता प्राप्त की है। चिकित्सा पद्धतियों पर इसमें खासा चर्चा की जाती है। ज्योतिष से संबंधित जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उस पर चर्चा होती है। सुनामी है जो हमारे विश्व पटल पर जो भारत का कीर्तिमान था, हमारी जो ज्योतिष विधि परंपरा, वेद वेदांत आयुर्वेद से लेकर के हमारा ज्योतिष जो वेदों का नेत्र था, उन सारी चीजों को हमने एक सिंचित किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भारत का कोई भी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पन्ना जिले के 250 श्रद्धालु दक्षिण भारत के रामेश्वरम और मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रवाना हुए। 22 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस पावन यात्रा के लिए यात्रियों को बसों के द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में पन्ना, गुन्नौर, अमानगंज और देवेंद्र नगर तहसील के तीर्थ यात्री कलेक्ट्रेट से रवाना हुए, जबकि सिमरिया और शाहनगर के यात्री सीधे स्टेशन पहुंचे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए अनुरक्षक, पुलिस और मेडिकल टीम की व्यवस्था की। तीर्थ यात्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया और ये यात्रा पिछले 3 सालों से उनकी प्रतीक्षित थी। विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने तीर्थ यात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम यथावत रखने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीसीसी अध्यक्ष मनीष
मक्कासर ने कहा, केंद्र सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है, जबकि ये योजना करोड़ों गरीब और ग्रामीण मजदूरों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने बजट कटौती, भुगतान में देरी और कार्य दिवस घटाने पर सरकार की आलोचना की और मनरेगा को मजबूत करने, बजट बढ़ाने, समय पर मजदूरी भुगतान और गांधी नाम हटाने की किसी भी कोशिश को रोकने की मांग की है। बढ़ते हैं आगे। सिरोही के रेवदर में अरावली बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक शामिल हुए। सुबह सेलवाड़ा रोड स्थित सरेसी माता मंदिर परिसर में इकट्ठे होकर लोगों ने अरावली संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अरावली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अरावली क्षेत्र में खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। समिति ने कहा, अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन, जल सुरक्षा और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप फलौदी की बात करेंगे। ग्राम पंचायत जैसला में नव सृजित राजस्व गांव का नाम एक जीवित व्यक्ति के नाम पर रखे जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि नए राजस्व गांव का गठन स्वागत योग्य है, लेकिन बिना ग्राम सभा प्रस्ताव और ग्रामीणों की सहमति के गांव का नाम रूपनगर रखना अनुचित है। इसको लेकर जैसला ग्राम पंचायत के बुजुर्गों और युवाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा और गांव का नाम बदलने की मांग की है। तो लगातार यहां पर रूपनगर नामकरण का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, फलौदी की तस्वीरें हैं। जीवित व्यक्ति के नाम पर आपत्ति यहां पर जताई है। नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग में शहीद हुए डीआरजी जवान को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद कांस्टेबल बलदेव हुर्रा का पार्थिव शरीर अंतागढ़ गृह ग्राम के एडानार ग्राम पंचायत पहुंचा गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर पूरे सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर नारायणपुर डीएसपी, ताडोकी थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी जबरा राम ने खुलासा किया कि उसने परीक्षा का पेपर हनुमान राम जाट को बेचा था। इसके बाद ये पेपर जेडीए में कार्यरत लेखाकार अमन जोरवाल के घर पर अभ्यर्थियों को पढ़वाया गया। जांच में अमन जोरवाल के साले सौरव मीणा की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसने 5 लाख रुपए लेकर पेपर पढ़ाने की बात स्वीकार की है। एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर के सुपरविजन में जबरा राम, अमन जोरवाल और सौरव मीणा को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में अब तक कुल 41 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। बढ़ते आगे, खेड़ली के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेड़ली थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर छात्र छात्राओं को साइबर ठगी के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने ओटीपी मांगने, बैंक के नाम पर कॉल करके ठगी करने जैसे मामलों से सावधान रहने की सलाह दी। इसके साथ ही गुड टच और बैड टच की जानकारी देकर बच्चों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने को कहा। थानाधिकारी ने नाबालिग विद्यार्थियों को मोटरसाइकिल न चलाने, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट का उपयोग करने और सड़क नियमों का पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर, वरिष्ठ शिक्षक महेश गर्ग, प्रमोद तिवारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। खेड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं बालक बालिकाओं को जर्सी वितरण के कार्यक्रम पर पहुंचा हूँ, जिसमें मैंने आज बच्चों को साइबर क्राइम के जो नए तौर तरीके हैं और उनसे बचने के उपाय हैं उनके बारे में बताया है। और इस समय हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है और सड़क पर किस तरीके से
हम चलें ताकि सुरक्षित रह सकें। क्या क्या सुरक्षा उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है उसके बारे में विस्तार से मैंने इनको बताया है। हमारे देश में जो लागू हुए नए कानून हैं उनके संबंध में बढ़ते हैं आगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में वक्फ भूमि के नाम पर नगर परिषद की अन्य भूमियों पर अतिक्रमण के आरोपों को लेकर सोमवार को सर्व हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गडीसर चौराहा से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गडीसर चौराहे के पास स्थित नगर परिषद की भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण हटाया था, लेकिन दोबारा कब्जे का प्रयास किया गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सर्व हिंदू समाज ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए, अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए और शहर की वक्फ भूमियों का सीमांकन करके अवैध उपयोग पर कार्रवाई हो। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। नगर परिषद भूमि पर अतिक्रमण का ये मुद्दा बताया जा रहा है। जैसलमेर में वक्फ भूमि के नाम पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। परिषद की करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति है, वक्फ बोर्ड द्वारा उसके ऊपर अतिक्रमण करके जो नगर परिषद का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें रुकावट डालना, रातों रात बोर्ड लगा करके और नकली कमरे बना करके उसके ऊपर अपना दावा किया गया है। चूँकि नगर परिषद ने तुरंत कार्रवाई भी की और इनके ये जो दुष्कृत्य है वो सब सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड भी हो गए हैं। 2 लोगों के खिलाफ नगर परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है और हमने अभी जिला कलेक्टर महोदय से भी यह अनुरोध किया है कि जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से दौसा में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने में शामिल हुए। इस मौके पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से मनरेगा योजना को लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया पहले महात्मा गांधी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया और अब योजना से गांधी जी का नाम हटाकर उनके विचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सांसद मीणा ने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती और केंद्र राज्य हिस्सेदारी बदलने से गरीब और मजदूर वर्ग को नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये धरना सिर्फ शुरुआत है और कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी। साथियाँ विरोध प्रदर्शन किया, इसका हम घोर विरोध करते हैं। लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर और जी राम जी इन्होंने जो नाम किया उसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राम के नाम से क्यों चिढ़ती है? राम सबके। अरे साहब कौन कहता है राम के नाम चिढ़ते हैं? आपके राम का तो हमारे हृदय में बसता है, कांग्रेस के हृदय में बसता है राम। मैं कहूँगा पहले तो इन्होंने महात्मा गांधी की स्वयं की हत्या करी थी और इस बिल के माध्यम से इन्होंने महात्मा गांधी के नाम की हत्या करना चाहती है, जनता से नहीं करेगी। दूसरा, इसी के तहत इन्होंने कई निशाने साधे, नरेगा को कमजोर किया है, बजट को बहुत सीमित किया है, राज्य सरकार का हिस्सा 40% दिया है जो राज्य सरकार में पैसा होता नहीं है और कई ऐसे फैसले करे इसे। और अब बात टोंक के उनियारा की, जहां पर उनियारा उपखंड अधिकारी पूजा मीणा का बनेठा में औचक निरीक्षण हुआ। बनेठा स्थित ईशरदा बांध का जायजा लिया गया। बांध पर चल रहे निर्माण कार्य और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की जाती है। उपस्थित अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पहाड़ी क्षेत्र में लौह अयस्क खनन गतिविधियों के विरोध में महापंचायत, दर्जनों गांवों के ग्रामीण महापंचायत में शामिल होते हैं। 15 दिवस में लौह अयस्क खनन निरस्त करने की मांग यहां पर की गई। वाहनों की रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक देवी सिंह कटकड़ और लाखन सिंह भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर, लोकेश बझेड़ा, खेम सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण इसमें शामिल होते हैं। तस्वीरें लगातार महापंचायत की यहां पर दिखाई आपको और दर्जनों गांवों के ग्रामीण इसमें भारी तादाद में शामिल होते हैं। अयस्क वाहनों की रैली निकाल करके कलेक्टर को ज्ञापन यहां पर सौंपा जाता है और लौह अयस्क खनन गतिविधियों के विरोध में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। अलग अलग गांवों के ग्रामीण इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं।
लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नई दिल्ली में आज आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री विनायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के बीच में एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट और विचार विमर्श हुआ। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस मुलाकात में आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आचार्य श्री विनायक ने सनातन परंपरा की भूमिका और आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से समाज और युवाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, तो वहीं BL संतोष ने राष्ट्र हित में संगठन की भूमिका, सामाजिक समरसता और जन भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सोच और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के समन्वय से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। ये भेंट आध्यात्मिक विचार और राष्ट्रीय चिंतन के संगम का सशक्त उदाहरण मानी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र में लौह अयस्क खनन गतिविधियों के विरोध में महापंचायत दर्जनों गांवों की ग्रामीण महापंचायत में शामिल हुए। 15 दिन में लौह अयस्क खनन निरस्त करने की मांग की गई। वाहनों की रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक देवी सिंह कटकड़ और लाखन सिंह यहां पर मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहल, लोकेश बछेड़ा, खेम सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। जयपुर में ऑटो में बुजुर्ग महिलाओं को बैठाकर लूटपाट करने वाली गुजराती गैंग का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों रवि भाई और दिलीप भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सोना और अन्य कीमती सामान भी बरामद किए। ये गैंग विधायकपुरी, मुल्लीपुरा और नारायण सिंह सर्कल सहित कई इलाकों में वारदात कर चुकी है। जांच में सामने आया कि आरोपी जोग माता के दर्शन कर मन्नत मांगने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देते थे और सफल होने पर चढ़ावा भी चढ़ाते थे। आरोपियों का ठिकाना दिल्ली के रघुवीर नगर की कच्ची बस्ती में है और इनके तार गुजरात के भावनगर से जुड़े हैं। विधायकपुरी थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आखिरकार बुजुर्ग महिलाओं से जो लूट की वारदात की जाती है उस गैंग का खुलासा हो चुका है। अब गैंग का सरगना समेत 2 आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है, शिकंजे में है। तस्वीरें आप देख लीजिए राजधानी से। और ये गैंग ऑटो में बुजुर्ग महिलाओं से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, प्रदेश में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नियुक्तियों को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मनोज यादव ने कहा, इससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम जनता को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो वहीं मिड डे मील योजना को लेकर उन्होंने कहा कि ये योजना बच्चों को पोषण देने के उद्देश्य से शुरू की थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन योजना में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। स्कूल थे हमारे 1,14,972 स्कूल थे, अभी घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार बंद कर चुकी है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंतनीय सवाल है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद छोटी मोटी नौकरी पा रहे थे या बड़ी पा रहे थे, जब सरकारी स्कूल में जाएंगे ही नहीं, स्कूल बंद हो जाएंगे, उनमें शिक्षक नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेंगे। दूसरा, 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे हैं। तीसरा, 29,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 40 से कम बच्चे हैं। और एक और जो अगले 2 साल आने वाले हैं, इनमें सरकार सवाई माधोपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के नेतृत्व में महावीर पार्क में आयोजित सभा में मनरेगा को कमजोर करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम में बदलाव के फैसले का विरोध किया गया। इंदिरा मीणा ने कहा, मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और इसके नाम और स्वरूप से छेड़छाड़
कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर सहित अन्य नेताओं ने बीजेपी पर योजनाओं के नाम बदलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सभा के बाद में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांकेतिक धरना भी दिया। इस दौरान गेट खोलने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव के हालात हुए। हालांकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। एक ऐसी योजना थी जिसके अंदर हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार था। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, सब अपना जो भी काम करना चाहे काम कर कर अपना अधिकार हासिल कर सकता था और कोई भी गांव के अंदर भूखा नहीं सोए। ये नीति इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन सरकार की थी और आज नाम बदलने का बहाना है। लेकिन आज जिस तरीके से इस योजना को तोड़ मरोड़ कर गरीबों का हक छीनने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, हम उसके विरोध में हैं। हम खुलकर विरोध करेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक अधिकार इन लोगों को नहीं मिल जाता। गरीबों का, बेरोजगारों का जो अधिकार छीनने का काम किया है, हम कोशिश कर रहे हैं। हम देश की सरकार जो मोदी सरकार है, मनुवादी सरकार है, जो संविधान के हिसाब से नहीं चलती, जो कोर्ट से बढ़ते हैं आगे। किशनगढ़ के राजा रेड्डी क्षेत्र में सोमवार को अवैध खनन का गंभीर हादसा हुआ है। अवैध रूप से संचालित एक खान में काम कर रहा श्रमिक अचानक से खदान के एक हिस्से के ढहने से पत्थरों के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। मृतक की पहचान जोगियों का नाडा निवासी राजू नाथ के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई भी शुरू की। बताया ये जा रहा है कि ये खान पहले भी ढह चुकी थी, इसके बावजूद अवैध खनन जारी था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि अवैध खनन किसके संरक्षण में चल रहा था। तो लगातार अवैध खनन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। राज्य सरकार के सफल 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा मंडल डरी, मणिहारी, बालराई, गुड़ा, इंदला और सागदड़ा ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने रथ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक और पशुपालन, गौपालन, डेयरी, देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री यानी कि जोराराम कुमावत ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंत्री ने मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में 14 सितंबर 2024 को ठाकुर पीताम्बर श्याम के विवाह के दौरान जामा मस्जिद क्षेत्र में ज्ञात पथराव और भक्तों पर हमले की घटना के बाद एक बार फिर हिंदू समाज का आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू समाज का आरोप है कि घटना के बाद प्रशासन को सौंपे गए 14 सूत्री मांग पत्र पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। समाज के प्रतिनिधियों ने अतिक्रमण, ध्वनि प्रदूषण और नए निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासनिक उदासीनता का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, पथराव के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर हिंदू समाज के लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रतीकात्मक विरोध भी किया गया। हिंदू समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो जहाजपुर में हिंदू समाज का गुस्सा। रायसिंह नगर के भोमपुरा स्थित गौशाला में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। समेजा कोठी थाना पुलिस ने गौशाला के पूर्व अध्यक्ष पालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार करके कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। पुलिस ने राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों को लेकर जांच जारी है और जल्द और गिरफ्तारियां होगी। इधर गौवंश की मौत को लेकर इलाके में भारी गुस्सा है। बजरंग सेना और गौ सेवकों ने कैंडल मार्च निकालकर गौ माता को श्रद्धांजलि दी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। विधायक सोहनलाल नायक ने मामला विधानसभा में उठाने की बात तक कह डाली है। भोमपुरा में गौशाला के अंदर जो निराश्रित गौ हैं उनको चारा पानी तथा उनकी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं करने के कारण से राजन प्रकाश ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें
पूर्णतः जांच करके आज मुख्य अभियुक्त गौशाला संचालक फलाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की अभी तलाश जारी है और उसको आज गिरफ्तार करके पेश किया गया, जिससे हमारे न्यायालय द्वारा उसको जेसी फरमाया गया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का लेकर क्या किया जा रहा है सर? बस आज रात तक टीमें लगा रखी है। बढ़ते हैं आगे। किशनगढ़ बास बाईपास पर सोमवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मचा जब सब्जी मंडी के सामने खड़ी एक लावारिस वैगनार कार के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। हरियाणा नंबर की ये कार करीब 48 घंटे से उसी स्थान पर खड़ी थी। सोमवार दोपहर करीब 4 बजे कार से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने झांक कर देखा तो पीछे की सीट पर शव पड़ा मिला। शव बुरी तरह से सड़ चुका था, जिससे मौत कई दिन पहले होने की आशंका है। सूचना मिलते ही किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में भिजवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह और डीएसपी लाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस वाहन मालिक और मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। बाईपास पे एक गाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। आज इस व्यक्ति की शनाख्त की जा रही है। गाड़ी नंबर के आधार पे अभी पता चला है कि पटौदी से रजिस्ट्रेशन हुआ है इस गाड़ी का, उसी के आधार पे अभी इसकी पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इसके शरीर पे कोई भारी चोट के निशान तो नज़र नहीं आए, मगर ये शव थोड़ा पुराना हो गया तो पोस्टमार्टम से ही इसका पूरा पता था। टोंक के मालपुरा में 75 सालों में 65 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, जिससे करीब 800 परिवार पलायन कर चुके हैं। पुरानी आबादी में माली समाज का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, सती माता का मंदिर और देवजी महाराज के चबूतरे से मूर्तियां सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करनी पड़ी। इसी के विरोध में हिंदू समरसता मंच के बैनर तले शहर में रैली निकाली गई और उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव करके ज्ञापन भी दिया गया। आयोजक एडवोकेट कृष्णकांत जैन ने डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और हिंदू परिवारों की सुरक्षा की मांग की है। जैन समाज की महिला और माली समाज के बुजुर्ग ने समुदाय विशेष के कारण असुरक्षा और पलायन की चिंता जताई। मालपुरा उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया ज्ञापन प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। से यहाँ पे शहर में जो पुराना मालपुरा है वहाँ से कोई पलायन की समस्या है, उसमें यह प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने की मांग को लेकर सभी समुदाय के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। हमने उस ज्ञापन को लेके और उसको बिल्कुल भिजवाएंगे। और जो भी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मालपुरा क्षेत्र के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पे 2 समुदायों का सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है, उन मोहल्लों से लगभग 700 से 800 परिवार उन मोहल्लों को छोड़कर नई कॉलोनियों के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। और उसका एकमात्र कारण है खान पान की विभिन्नता या ऐसा रीति रिवाजों की विभिन्नता, पूजा पाठ की पद्धतियों में अंतर, उन सब को लेकर ऐसा शायद समानता नहीं बैठ पाए, तालमेल नहीं बैठ पाए, उन सब वजहों को लेकर असुरक्षा की भावना ने जन्म लिया। अगली खबर की बात करेंगे। बीजेपी सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर कपासन में विकास रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर में विधायक अर्जुन लाल जीनगर और नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी के नेतृत्व में रथ का अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ में हुआ। विधायक जीनगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। युवा वर्ग को रोजगार के नए मौके मिले हैं और गरीब और वंचित वर्ग के लिए योजनाएं जमीन पर उतरी है। विकास रथ यात्रा को नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहपूर्ण स्वागत भी किया गया। स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। केकड़ी के सरवाड़ क्षेत्र में खनिज विभाग और सरवाड़ पुलिस ने अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अधीक्षण खनिज अभियंता अजमेर और सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर के निर्देशन में खीरिया के पास में स्थित चारागाह भूमि से लगभग 250 टन अवैध बजरी जब्त की गई। जब्त की गई बजरी को नियमानुसार टीपी पॉइंट पर डलवाया गया। इस कार्रवाई में खनिज विभाग के अधिकारी कौशिक शर्मा, बोर्ड होमगार्ड के जवान और सरवाड़ थाना पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में इस तरह के अवैध कार्यों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
जालौर के ददाल गांव में आयोजित विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में पारंपरिक उत्सव का दृश्य देखने को मिला। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने ढोल की थाप पर रुमाल के साथ में पारंपरिक नृत्य पेश किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर महंत प्रतापपुरी जी महाराज और सहकारिता गौतम कुमार भी नृत्य में शामिल हुए। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने तालियों के साथ में उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे कार्यक्रम में उत्सव धर्मिता का माहौल बना। लोग इस आयोजन को स्थानीय जनजीवन से जुड़ाव और सकारात्मक सामाजिक अनुभव का प्रतीक बता रहे हैं। कार्यक्रम ने न केवल विद्यालय लोकार्पण को खास बनाया, बल्कि समुदाय में सांस्कृतिक समरसता और भागीदारी को भी मजबूत किया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के उद्देश्य से जन सुनवाई आयोजित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने आम नागरिकों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना और तत्काल एसपी और कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान करीब 10 से 15 लोगों की शिकायतें भी सामने आई, जिनके निराकरण के लिए प्रशासन को सक्रिय किया गया। मंत्री चौहान ने कहा, इस प्रक्रिया से आम जनता को जल्द समाधान मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस काम में प्रदेश अध्यक्ष और मोहन यादव के योगदान की सराहना करते हुए आभार जताया। इस पहल से सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और मैं यहाँ पर कार्यालय में कक्ष में बैठा था और समस्या बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। करीब 10 से 15 लोगों की समस्या आई थी और मैंने कोशिश की है कि जो समस्या बताए, मैंने सीधे कलेक्टर से बात की है, एसपी से की है और व्यक्तिगत समस्याएं जो है मुझे लगता है कि ज्यादा आई है और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से इन समस्या का निराकरण तेज गति से होगा। और इस व्यवस्था की मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिससे जनता की समस्या का निराकरण